गुड आफ्टरनून सबके लिए। क्या हाल है भाई सबके? नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं आज। नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। एक्चुअली क्या हुआ था कि मॉर्निंग की क्लास में जब मैं क्लास पढ़ा रहा था तो थोड़ा सा लाइट चली गई थी, बिजली चली गई थी अचानक से, और पावर कट आने की वजह से आज का शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया। फिर मैंने क्या किया, वर्ड हिस्ट्री की जो क्लास है वो सबसे पहले स्टार्ट कर दी। वर्ड हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने के बाद में फिर आगे मॉडर्न हिस्ट्री की जो है अब ये क्लास हो रही है, तो 1 घंटे का शेड्यूल आज बिगड़ गया है। जो 11 पे क्लास होनी थी वो 12 पे हो रही है, जो 1 पे होनी थी वो 2 पे होगी, और जो 3 पे होनी थी वो 4 पे होगी। उसको 1 घंटे के आसपास आप लोग थोड़ा सा अपडेट करके चलिएगा आज के सेशन में, ठीक है ना? यस, वेरी गुड आफ्टरनून सबके लिए। चलिए, तो मैंने आपको कल तक की क्लास में बता दिया था कि पुर्तगालियों को भारत में डचों ने, अंग्रेजों ने, मराठाओं ने, मुगलों ने किस तरीके से नुकसान पहुंचाया था। और डच क्या हो गए थे, कमजोर होते चले गए थे। मराठाओं का प्रतिरोध भी उनको झेलना पड़ा था, मुगलों का प्रतिरोध भी उनको झेलना पड़ा था। अब इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें थी। ये सारे पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिए थे कल तक की क्लास में कि विजयनगर साम्राज्य का पतन भी उसमें हो गया था। इसके अलावा पुर्तगालियों की एक लास्ट पॉइंट अपन गिनेंगे, अपनी खुद की कमजोरियां भी थी। और क्या कमजोरियां थी, इनको थोड़ा सा काउंट करते हुए अपन आगे की क्लास में कंटिन्यूअस रहेंगे। पुर्तगालियों की अपनी कमजोरियां। इनकी अपनी कमजोरी भी पतन के लिए जिम्मेदार थी। हम ये बात मान सकते हैं कि पुर्तगालियों की अपनी कमजोरी भी पुर्तगालियों के पतन के लिए क्या हुआ करती थी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। नमस्कार आप सबके लिए। अच्छा, ये बोर्ड अच्छा नहीं लग रहा क्या आपको? मुझे तो लग रहा था कुछ अट्रैक्टिव चीज लेके आऊं मैं। इतिहास से रिलेटेड डिजाइन है ये, हिस्ट्री से रिलेटेड डिजाइन है। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ये तो बेकार है, ये भी सही नहीं है। कोई बात नहीं, अपन इसी को कर लेते हैं। मैं बात कर रहा था आपसे पुर्तगालियों की पतन के लिए अपनी स्वयं की कमजोरियां भी जिम्मेदार थी। ठीक है, तो पुर्तगालियों के पतन में पांडुलिपि की रचना हो रही है। नहीं कोई बात नहीं, मैंने वो चेंज कर लिया। सुनिएगा, इनकी अपनी कमजोरियां कैसे थी, जैसे कुछ पॉइंट्स में अपन इन चीजों को गिनेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनके पास जनशक्ति का अभाव था। मैं इनको लिखाऊंगा कम और समझाऊंगा ज्यादा, ताकि आप लोग ये वीडियो देख करके कभी भी इसको समझ सकते हैं। जनशक्ति का अभाव अगर हम बात करें तो देखो, पुर्तगाल क्या था, एक बहुत छोटा सा देश था जिसके पास बहुत ज्यादा ऐसा कोई संसाधन उपलब्ध नहीं था कि वो एक बड़े औपनिवेशिक राज्य की क्या कर सके, संरचना कर सके, या उस औपनिवेशिक राज्य का खर्चा उठा सके। क्योंकि उसके पास क्या था, बहुत कम जनशक्ति थी, यानी कि जनसंख्या बहुत कम थी। दूसरी बात क्या थी कि जब पुर्तगाली भारत की यात्रा करते थे तो वो यात्रा बहुत कष्टप्रद होती थी, यानी पुर्तगाल से भारत तक आने के लिए। और याद रखना
कि पुर्तगाल से भारत जब जहाज आते थे तो उनमें 40% मृत्यु दर, मतलब 40% से अधिक मृत्यु दर हुआ करती थी। तो जनशक्ति का अभाव, यानी पुर्तगाल से भारत आने पर जहाजों में भीड़ के कारण 40% से अधिक क्या थी, मृत्यु दर थी। तो इस कारण से बहुत सारे लोग तो आते ही नहीं थे, ठीक है, बहुत सारे लोग तो आते ही नहीं थे, तो यात्रा बहुत संकट बड़ी थी। दूसरा क्या था कि भारत की जो जलवायु थी वो गर्म जलवायु थी, तो उनके मतलब हेल्थ इश्यूज होते थे, तो वो लोग नहीं आते थे। अब एक और पॉइंट था, एक पॉइंट क्या था कि एक तो ये पॉइंट मैंने आपको गिना दिया इसमें, इसमें दूसरा पॉइंट अपन क्या गिनेंगे कि भारत में मतलब पुर्तगाल में महिलाओं की संख्या कम थी। पुर्तगाल में क्या था, महिलाओं की संख्या कम थी, और इस बात की कमी को इन्होंने भारत में जो नाविक आए भारतीय महिलाओं से विवाह करने का प्रयास किया ताकि जनसंख्या बढ़ाई जा सके, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। एक कारण अपन लिखेंगे, पुर्तगाल में स्त्रियां कम थीं, तो नाविकों ने क्या किया, नाविकों ने जनसंख्या बढ़ाने के लिए भारतीय महिलाओं से विवाह किया। अब भारतीय महिलाओं से विवाह तो कर दिया, लेकिन ये नई संतान साहसहीन निकली। यानी कि पुर्तगाल और भारतीय महिलाओं से जो बच्चे पैदा हुए वो बहुत ज्यादा साहसहीन नहीं थे, बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थे। तो ये क्या हुआ, इससे भी नतीजा क्या हुआ, इनका पुर्तगालियों का मनोबल गिर गया। तो पहला पॉइंट, मैं इनकी अपनी कुछ कमजोरी गिना रहा हूं आपको, जिसमें मैंने पहला आपको गिनाया क्या कि जनशक्ति का अभाव, इसमें मैंने आपको 2-3 चीजें बता दी। दूसरा क्या था कि ये इनके पास संसाधन बहुत सीमित थे। दूसरा क्या था, संसाधन सीमित थे। इसको तो यहीं जोड़ के चलेंगे अपन। तीसरा इनका पॉइंट क्या था कि इनके अयोग्य उत्तराधिकारी, अयोग्य उत्तराधिकारियों की अगर मैं बातें कर लूं तो आपको अल्बुकर्क और अल्मीडा के बाद कोई भी योग्य व्यक्ति दिखाई नहीं देता। अल्बुकर्क एवं अल्मीडा के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप लोगों को याद करने समझने। चौथा पॉइंट क्या था, यहां पर हम बात करेंगे कि इनकी जो शासन प्रणाली थी भारत में पुर्तगालियों की, वो कैसी थी, वो दोषपूर्ण थी। कैसी थी, ये दोषपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को इन्होंने जन्म दिया था। चौथा पॉइंट अपन क्या गिनेंगे, दोषपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था। अब दोषपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था मैंने क्यों मानी है, तो सुन लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा, कि पुर्तगाली जो औपनिवेशिक साम्राज्य था उसकी सफलता के लिए एक सफल प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता थी। और पुर्तगालियों से ही मतलब नहीं है, किसी भी प्रकार के प्रशासन, मतलब औपनिवेशिक राज्य हो या कैसा भी राज्य हो, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए एक बढ़िया क्लियर प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है, जिसका विकास पुर्तगाली नहीं कर पाए थे। कहानी क्या थी इनके साथ में कि इनकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या होती थी कि प्रशासनिक पद जो होते थे वो ऊंची बोली बोलने वालों को नीलाम कर दिए जाते थे। दोषपूर्ण क्यों मानी गई है प्रशासनिक व्यवस्था,
क्योंकि पद नीलाम कर दिए जाते थे। अब नीलाम का अर्थ क्या हो गया? नीलाम कौन होगा? नीलाम का मतलब जो ऊंची बोली लगाएगा उसको मिलेंगे। तो एक तो दोष ये था इनके प्रशासन में कि जिसने पावर के इस्तेमाल को मतलब पावर को यूज कर लिया, पैसे की पावर को यूज कर लिया, वो पोस्ट ले लेता था। दूसरी बात क्या थी कि पुर्तगाली जो प्रशासन व्यवस्था थी उसमें तीन सबसे बड़े दुर्गुण थे। एक क्या था इसमें? तीन सबसे बड़े दुर्गुण थे। तीन सबसे बड़े दुर्गुण। अब तीन सबसे बड़े दुर्गुण क्या थे उनको ऐसे समझिए। देखिए, पहला गुण क्या था? व्यक्तिगत व्यापार, गैर कानूनी व्यक्तिगत व्यापार। कर तो पुर्तगाली कंपनी के अधीन व्यापार रहे हैं, राजा के नाम से व्यापार कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत व्यापार को प्रश्रय देते थे। कारण क्या था कि वहां से तनख्वाह कम मिलती थी, सैलरी कम थी, गुजारा चल नहीं पा रहा है, तो आदमी क्या करेगा? मरता क्या नहीं करता, चोरी तो करेगा। तो व्यक्तिगत गैरकानूनी व्यापार, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी और अनुशासनहीनता सबसे बड़े गुण थे। भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी और तीसरा सबसे बड़ा दुर्गुण था इनका अनुशासनहीनता। तो कहा नहीं जा सकता था कि पुर्तगालियों की पोजीशंस बहुत ज्यादा, हाँ यस, पुर्तगाली मिलिट्री में कोई डिसिप्लिन नहीं था। मैंने तीन गुण आपको इनके बता दिए, ठीक है। अब कहानी क्या थी? मैंने आपको यह बताया इन चीजों में ये लोग क्यों लिप्त थे, क्योंकि पुर्तगालियों को, जो पुर्तगाली पदाधिकारी होते थे, उनको वेतन बहुत कम मिलता था, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट्स के लिए अपन क्या मानते हैं? कम वेतन मिलने के कारण, कम वेतन मिलने के कारण ये लोग क्या कर रहे हैं? इस तरीके का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब पुर्तगाली राजा के नाम से व्यापार कर रहे थे, लेकिन ये क्या कर रहे थे? व्यक्तिगत व्यापार को बढ़ावा दे रहे थे। अपने नाम से व्यापार तो नहीं कर सकते, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर इन्होंने बड़ी जालसाजी फैला रखी थी। इसके अलावा ये मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट गिनाया था। इसके बाद हम लोग कुछ अन्य कारण भी मानते हैं। ये तो इनकी अपनी कमजोरी वाला मैंने कॉन्सेप्ट आपको लिखा दिया। अन्य कारण, पुर्तगाली पतन, पुर्तगाली पतन के भारत में अन्य कारण क्या थे? अब क्योंकि देखो हम लोग डचों पे, अंग्रेजों पर, उन पर इतनी बातें नहीं करेंगे। पुर्तगीज क्योंकि पहली कंपनी थे और भारत में इससे पहले भारत के जो लोग थे वो उस तरीके से मतलब जो है अभ्यस्त नहीं थे इन औपनिवेशिक साम्राज्यों के प्रति। तो थोड़ा सा हमको इसको डिटेल में पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं। एक शब्द देखा होगा आपने, यहां पर एक शब्द दिखाई देता है फिरंगी, ठीक है। अन्य कारणों में हम एक शब्द लेंगे यहां पर, फिरंगी। एक शब्द है फिरंगी। क्या आप जानते हैं फिरंगी क्या होता है? फिरंगी एक ऐसा शब्द है, यानी कि पुर्तगाली और स्थानीय लोगों से उत्पन्न एक मिश्रित जाति थी, इसको फिरंगी कहा गया था। क्या कहा गया था? पुर्तगाली एवं स्थानीय लोगों से मिश्रित जाति, पुर्तगाली एवं स्थानीय लोगों से उत्पन्न एक मिश्रित जाति। अब आप देखिए, आपने देखा होगा भारत के लोग अंग्रेजों को भी फिरंगी कहते थे। कहते थे नहीं कहते थे? क्यों कहते थे? एक्चुअली बाद में ये शब्द विदेशियों के लिए प्रचलन में आ गया था। एक पॉइंट तो ये था फिरंगियों के लिए। दूसरा पॉइंट क्या था? समुद्री लुटेरों के वंशजों को भी फिरंगी कहते थे। समुद्री लुटेरों के वंशजों को भी
फिरंगी कहते थे। समुद्री लुटेरों के वंशजों को भी हम लोग क्या कहते थे? फिरंगी कहते थे। बाद में इस शब्द का जो प्रयोग था वो किन के अर्थ में हो गया था? विदेशियों के अर्थ में होने लगा था। बाद में इस शब्द का प्रयोग विदेशियों के लिए हुआ। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ? हाँ, तो विदेशी हो गए ना अंग्रेज, बाद में लोग इनको फिरंगी कहने लग गए थे। अब फिरंगियों और पुर्तगाली जो थे, पुर्तगाली लुटेरे जो थे या फिरंगी जो थे, इनका अड्डा हुआ करता था चटगांव नाम की जगह। और बंगाल और अराकान जो क्षेत्र थे, उन बंगाल और अराकान के तटवर्ती क्षेत्रों पर बिल्कुल लगान मूवी में अंग्रेजों को फिरंगी कहा गया है। बाद में शब्द का प्रयोग विदेशियों के लिए हुआ, मैंने यहां लिखा दिया है। तो बाद में अंग्रेज और ये सब डच, फ्रांसीसी, स्पेनिश, ये सब विदेशी मान लिए जाएंगे, तो इनके लिए फिरंगी शब्द यूज हो जाएगा। इनका अड्डा हुआ करता था चटगांव। कहां पर? चटगांव नाम की जो जगह थी, जहां से बंगाल तक लूटपाट करते थे। तो यहां पर दो तीन चीजें आ जाएंगी, समुद्री लुटेरों के तौर पे भी और इन चीजों के तौर पर भी। अब ये इतने शक्तिशाली हो गए थे कि इन्होंने एक टाइम पर अराकान के राजा को भी हरा दिया था। मैं सारी चीजें लिखाऊंगा नहीं, आपको केवल समझाऊंगा, उन चीजों को समझिए। इन फिरंगियों की पावर बढ़ती जा रही थी, ठीक है ना। इनका अड्डा हुआ करता था चटगांव, और बंगाल और अराकान तक ये लूट करते थे, तटवर्ती इलाकों को लूट लेते थे। इतने पावरफुल हो गए थे कि अराकान के राजा को हरा दिया था, ठीक है। बाद में क्या हुआ था? जब बंगाल पर मुगलों ने विजय प्राप्त की थी, तब जाकर के इनका क्या हुआ था? वहां से सफाया हुआ था, ठीक है ना। याद रखना इस बात को। अन्य कारण, तो मुगलों ने जब बंगाल पर, इनका क्या हुआ था, इस बात को याद रखना। जब मुगलों ने बंगाल विजित किया, तब इनका सफाया हुआ। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, ये जो फिरंगी हैं, ये इनका मुख्य अड्डा चटगांव था, ठीक है। और अराकान तथा बंगाल, अराकान तथा बंगाल के क्षेत्रों में ये लूट करते थे। लो, मैंने लिख दी सारी कहानी। ये फिरंगी चटगांव इनका अड्डा होता था, ये बंगाल और अराकान में क्या करते थे? लूट किया करते थे। तो इनका ये कॉन्सेप्ट एक और समझ लीजिए। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और लेते हैं हम लोग, पुर्तगीज डिफीट का। भारतीयों के साथ इनका दुर्व्यवहार भी इसमें जिम्मेदार था। भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार भी इनके पतन के लिए जिम्मेदार हुआ करता था। कहानी क्या थी? भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार कैसे किया था कि सामाजिक स्तर पर या धार्मिक प्रतिबंध इन्होंने लाद ही रखे थे। निर्दोष जनता को खूब सारा तंग किया करते थे, लूट खसोट करते थे पैसा इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। या कोई ऐसा कंसेप्ट होता था जहां लोग एकत्रित होते थे, जैसे कोई मेला वगैरह लगता था, तो वहां पर ये लोग अचानक से आक्रमण करते थे और लोगों को बंदी बना करके ले जाते थे। ऐसा इन्होंने सिस्टम डेवलप कर रखा था। तो इतनी उद्दंडताएं बढ़ गई थी इनकी कि कई बार इन्होंने क्या किया था कि मुगलों के व्यापारिक जहाजों पर भी हमला करने में संकोच नहीं किया था। इतनी इनकी जो है उद्दंडताएं बढ़ चुकी थी कि कई बार मुगलों के व्यापारिक जो है जहाज जाते थे, उनको भी ये नहीं बकसते थे। एक बार तो क्या हुआ था पुर्तगालियों के लिए
कि मुमताज महल जो शाहजहां की बेगम हुआ करती थी, उनकी दो दासियों को बंदी बना लिया था इन पुर्तगालियों ने, जिसके कारण शहंशाह शहंशाह नहीं शाहजहां, जिसके कारण इनको शाहजहां का क्रोध भी झेलना पड़ा था। तो पुर्तगाली जो भारत के लोगों के साथ में व्यापार कर रहे हैं, इन्हीं लोगों के साथ में ये व्यापार के साथ में क्या कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं हर स्तर पर। इनको सिर्फ एक मौका चाहिए था भारत से, चाहे वो लूट खसोट करनी है, चाहे स्त्रियों को अपमान करना है, चाहे लोगों को मारपीट करनी है, तो ये कभी भी चूकते नहीं थे। तो अब कारण क्या था कि स्थानीय जब प्रजा के साथ में आप दुर्व्यवहार करोगे और लगातार क्रूर बर्ताव करोगे तो आपको स्थानीय प्रजा का विरोध झेलना पड़ेगा। और यही कारण हुआ कि मध्ययुगीन जो टाइम था, जिसमें जैसे धीरे धीरे मुगल्स डेवलप होते गए और स्थानीय जनता इन लोगों के विरोध में आती चली गई थी। इसके अलावा लास्ट पॉइंट था ये, भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार भी पतन के लिए जिम्मेदार था। अब हम अलग तरीके का एक पॉइंट लेकर के बातें करेंगे पुर्तगालियों को लेकर के, कि भारतीय समुद्र पर जब पुर्तगालियों का नियंत्रण हो गया तो उस नियंत्रण के क्या प्रभाव पड़े थे। ये क्वेश्चन से एक अलग से बनेगा इसमें। भारतीय समुद्र पर पुर्तगाली नियंत्रण के प्रभाव। भाई भारत का समुद्र इन्होंने पूरे तरीके से क्या कर लिया था, पुर्तगाली समुद्र में डेवलप कर दिया था। तो इसके क्या प्रभाव निकले थे, इसके जो प्रभाव थे उनको अपन दो तीन पॉइंट्स में समझेंगे। जैसे फर्स्ट अपन राजनीतिक प्रभाव देखेंगे। क्या देखेंगे, राजनीतिक प्रभाव क्या निकला। लिखाऊंगा कम समझाऊंगा ज्यादा, तो थोड़ा सा समझने पे फोकस करिएगा। राजनीति के क्षेत्र में क्या हुआ था कि पुर्तगालियों के इस सामुद्रिक नियंत्रण का सबसे पहला प्रभाव गोवा, दमन और द्वीप, इन क्षेत्रों पर पुर्तगाली आधिपत्य। पहला प्रभाव क्या था, राजनीति के अंतर्गत गोवा, दमन और द्वीप पर आधिपत्य। ठीक है, कम लिखाऊंगा मैं, शॉर्ट चीजें लिख लेंगे। पुर्तगाली साम्राज्यवाद का पहला प्रभाव, ये क्या था, पहला प्रभाव। भाई सबसे पहले यही इन्होंने क्या किया था, डेवलपमेंट किया था, तो यही चीजें दिखाई देती हैं। दूसरा प्रभाव क्या था, दक्षिण राज्यों की राजनीति पर, जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य थे। दूसरा प्रभाव कहां था राजनीति में, इनका दक्षिण राज्यों की राजनीति पर। ठीक है, राजनीतिक प्रभाव में पहला तो मैंने ये गिन लिया। दूसरा मैं क्या गिनूंगा इसमें, जो दक्षिण के राज्य थे, दक्षिण राज्यों में बहमनी और विजयनगर, इनको क्या किया, इनके साथ में आपको याद होगा बीजापुर और विजयनगर जो बहमनी साम्राज्य में ही था। ठीक है, अपन बीजापुर लिख लेते हैं यहां पर। इनके साथ में क्या हुआ था कि इनकी स्थिति ये थी कि बीजापुर और विजयनगर के बीच में आपस में क्या चलता था, संघर्ष चलता था। इनमें आपस में संघर्ष रहता था, ये तो आपको भी पता है। इन दोनों राज्यों में आपस में क्या रहता था, संघर्ष रहता था। अब इस संघर्ष के चलते इन्होंने क्या किया, यस, सारी चीजों को इफेक्ट किया था सुमित। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों शक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से दोनों को प्रोत्साहित किया। ठीक है ना, अप्रत्यक्ष रूप से पुर्तगालियों ने इन दोनों को प्रोत्साहित किया, अप्रत्यक्ष रूप से
पुर्तगालियों ने दोनों को प्रभावित किया। अब भाई साहब कैसे प्रभावित किया, मुद्दा आता है यहां पर। तो देखिए इन्होंने क्या किया था, क्योंकि पुर्तगालियों ने गोवा के द्वारा घोड़ों के मतलब पुर्तगालियों ने क्या किया था, पुर्तगालियों का स्टेब्लिश कहां था, गोवा में था। तो इनके द्वारा घोड़ों के आयात पर एकाधिकार कर लिया गया था। इन्होंने क्या किया, दोनों को प्रभावित कैसे किया था, घोड़ों के आयात पर एकाधिकार। क्या हुआ, घोड़ों के आयात पर एकाधिकार, यानी कि दोनों ही लोग ये चाहते थे कि पुर्तगालियों को विशेष छूट दी जाए। कौन, ये दोनों, बीजापुर और विजयनगर, के हमारे राज्य में विशेष रियायतें दी जाए पुर्तगालियों को, ताकि ये लोग घोड़े और जो युद्ध सामग्री है वो अपने दुश्मनों को ना देकर केवल हमारे ही राज्य को प्रोवाइड करवाएं। और इन दोनों राज्यों की आपसी इस वैमनस्यता को इन्होंने भड़काया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, आयात पर एकाधिकार किया और दोनों राज्यों को भड़काकर खूब लाभ कमाया। अपन डायरेक्टली इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है ना। इन्होंने फायदा उठाया था इन दोनों राज्यों की, तो ये प्रभाव भी पड़ा हुआ था। तीसरा जो प्रभाव दिखाई देता है राजनीतिक प्रभाव के अंतर्गत, मैं राजनीतिक प्रभाव में 3 पॉइंट समझा रहा हूं आपको। पहला, गोवा दमन द्वीप पर अधिकार। दूसरा, दक्षिणी राज्यों में इन्होंने क्या कर लिया था, एकाधिकार कर लिया था घोड़े के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, कि भाई हम ही खरीदेंगे हम ही बेचेंगे, ज्यादा कोई इसमें इन्वॉल्वेंस नहीं होगा। तीसरा इनका एक राजनीतिक परिणाम था कि अरब सागर के पार जो काफी टाइम तक ऑटोमन तुर्क शक्ति थी, उसकी रुचि भारतीय राजनीति में हुआ करती थी। अब पुर्तगालियों से ऑटोमन साम्राज्य को चुनौती मिल गई। पहले क्या था, ऐसा नहीं था। तो बाद में पुर्तगालियों के द्वारा ऑटोमन साम्राज्य को चुनौती मिल गई। तो उसके टाइम पर क्या हुआ था, जो गुजरात के शासक थे, जो तुर्कों के साथ में मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था गुजरात वालों ने, तो उन्होंने क्या किया, इनके साथ में समझौता कर लिया और समझौता करके इन पुर्तगालियों का विरोध करने का क्या किया था, प्रयत्न किया था। मैं पिछली क्लास में आपको गुजरात और तुर्कों का कॉम्बिनेशन पुर्तगालियों के खिलाफ लिखा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, समझौता करवा चुका हूं। तो वो तीसरा प्रभाव रहेगा, इसलिए अपन उसको ज्यादा यहां पर लिखेंगे नहीं। अब हम बात करते हैं राजनीति के अलावा इनके आर्थिक प्रभाव पर। राजनीतिक प्रभाव तो हमने देख लिया, आर्थिक प्रभाव क्या था इनका, सामुद्रिक व्यापार पर एकाधिकार करने के बाद तो आर्थिक प्रभाव भी निकलता है। आर्थिक प्रभाव भी आता है, जब पुर्तगालियों ने भारत के समुद्र को कैप्चर कर लिया तो उसका आर्थिक प्रभाव भी पड़ा। कहानी क्या थी, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, कि सीधा सीधा सा भारतीय नाविकों को नुकसान हुआ। क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ था, पुर्तगालियों ने भारत के पूरे व्यापारिक कॉन्सेप्ट को अपना लिया था, यानी कि जो तट थे, चाहे पश्चिमी तट से लेकर के और लगभग लगभग हॉर्मुज द्वीप तक, इन्होंने क्या कर लिया था, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और भारत की जो नौकाएं या भारत के जो जहाज होते थे, उनको अब इस टाइम पर इन्होंने फारस की खाड़ी तक जाना मतलब संभव नहीं छोड़ा था, असंभव कर दिया था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये चीजें आपको दिखाई देती है कि इन्होंने सामुद्रिक व्यापार पर कैप्चर कर लिया। तो इससे पूर्व जो भारत का सामुद्रिक व्यापार था, या जैसी स्थिति में भी वो सामुद्रिक व्यापार हुआ करता था, उसको क्या किया, इन्होंने नुकसान पहुंचाया। मसाला द्वीपों पर अधिकार कर लिया, चाइना और जापान तक भी भारत के इन लोगों का जाना आना कम कर दिया था। अब कम करने के अलावा असंभव सा कर दिया था, ठीक है, असंभव सा कर दिया था। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया था, आर्थिक प्रभाव, तो आर्थिक प्रभाव में भारतीयों के सामुद्रिक व्यापार को असंभव बना दिया। असंभव सा कर दिया। और इसको असंभव सा करने के बाद ये क्या है, अगला कंसेप्ट लेकर के आते हैं, कॉटेज पद्धति। और कॉटेज के बाद में एक चीज लेकर के आए, आर्मेडा। आर्मेडा क्या होता था, काफिला होता था।
आर्मेडा यानी कार्टेज प्राप्त करो, पैसे दो, समुद्र में व्यापार करो। तो आर्थिक इकोनॉमिक नुकसान हो रहा है, आर्थिक प्रभाव भारत पर पड़ रहा है। और फिर क्या था कि इसमें काफी शुल्क देना पड़ता था। तो जब बहुत ज्यादा हम पैसा खर्च करके व्यापार करेंगे तो हमारा जो क्या होता है, प्रॉफिट, सॉरी लाभ, हमारा जो लाभ होता है, हमारा जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में ही तो कमी होगी। तो हमारा मुनाफा कम हो गया। कब? जब हम कार्टेज सिस्टम के माध्यम से क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। दूसरा क्या था कि अंग्रेज, डच या फ्रांसीसियों के द्वारा भारत का आर्थिक शोषण किया जा सके, इसका मार्ग प्रशस्त कर दिया इन्होंने। क्या कर दिया? इन पुर्तगालियों ने भारतीयों के आर्थिक शोषण का मार्ग प्रशस्त किया। और इस कार्टेज सिस्टम से इनको बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा था। दूसरी कहानी क्या थी, आपको याद होगा, काफिला। काफिला का मतलब क्या होता था? ये समुद्र में इस काफिला के द्वारा सुरक्षा प्रदान करते थे, जिसकी फीस लेते थे। क्या लेते थे? जिसकी फीस लेते थे। अब भाई, अगर किसी ने आर्मेडा व्यवस्था पुर्तगालियों से ले रखी है तो समुद्र में उनके जहाजों को कोई भी समुद्री लुटेरा नहीं लूटेगा। और अगर इन्होंने कार्टेज और आर्मेडा नहीं ले रखे हैं तो आप पे कहीं भी हमला हो सकता है यही लोग हमला करवा दें। ऐसी स्थिति इनकी हुआ करती थी। पुर्तगालियों का जब भारत में आगमन हुआ तो पश्चिमी जो अफ्रीका है, या फिर अपन बात करें जो ब्राजील था, वहां पर भारतीय सूती वस्त्रों की नई मंडियां स्थापित हुई थी। ये पॉइंट्स अच्छा रहेगा याद रखना। पुर्तगालियों के भारतीय आगमन से पश्चिमी अफ्रीका व ब्राजील में भारतीय सूती वस्त्र मंडियां स्थापित हुई थी। इससे भाई हमारी इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा क्या था कि आपको याद होगा, तंबाकू की खेती का प्रचलन भी इन्होंने भारत में किया था। ये आर्थिक प्रभाव का एक सुखद या दुखद दोनों ही तरीके का पहलू माना जाता है। इनके आगमन से तंबाकू की खेती, ठीक है, और ये क्या था, आर्थिक तौर पर सुखद और दुखद दोनों ही तरीके का हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि इससे हेल्थ इश्यूज होते थे लेकिन पैसा कमाने को मिलता था। दूसरी कहानी क्या थी कि इन्होंने यहां पर जैसे ये तंबाकू की खेती और पश्चिमी अफ्रीका या ब्राजील में भारतीय सूती वस्त्रों की मंडियां स्थापित करवाने में इनका योगदान रहता है। इसके अलावा कालीकट जो बंदरगाह था उसके पतन के लिए भी ये लोग जिम्मेदार थे। कोचीन के उत्थान के लिए भी ये लोग जिम्मेदार थे। ठीक है, और गोवा के विकास के लिए भी ये लोग जिम्मेदार थे। कालीकट का पतन, कोचीन का उत्थान और गोवा का विकास, ये तीनों चीजें पुर्तगालियों की देन थी। ये क्या थी? ये पुर्तगालियों की ही देन थी। इस चीज को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, इस पे हमारी बातें हो चुकी हैं। दो व्यापारिक वस्तुएं ऐसी थी, काली मिर्च और मसाला, उनके आधार पर ही इनके इस साम्राज्यवादी साम्राज्य की बहुत बड़ी जो है महत्वाकांक्षाएं टिकी रहती थी, या इनकी महत्वाकांक्षाओं की नींव पड़ी थी। तो पुर्तगाली जो साम्राज्य है या पुर्तगाली जो औपनिवेश स्थापित हुआ था, उसकी नींव पड़ने के पीछे रीजंस क्या हुआ करते थे? काली मिर्च और मसाला, दोनों ही चीजें यहां पर थी।
इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हम लोग इसमें गिनेंगे। बहुत सारी चीजें थी जहाँ मतलब पूरे भारत से लेकर के, भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों से लेकर के और पूरे यूरोप के देशों तक इन्होंने क्या किया था, काफी डेवलपमेंट अपना कर लिया था एक बार को। तो ये सब इकोनॉमिक में हमें क्या दिखाई देगा। और एक क्वेश्चन यहां से ऐसा बन सकता है जो मैंने कार्टेज और आर्मेडा वाला बताया था। तो कार्टेज और आर्मेडा, ये जो कार्टेज है इसको पारपत्र भी कहते थे। इसको मैं अपन एक बार दोबारा समझेंगे। यहां पर जो कार्टेज सिस्टम था, इस कार्टेज को पारपत्र भी कहते थे। क्या कहते थे? पारपत्र, यानी कि बाहर जाने के लिए, पार करने के लिए एक पत्र लेना पड़ता था। एक सेकंड। पारपत्र, अब आपने पढ़ा होगा आज्ञा पत्र, तो दोनों ही नाम आ जाएंगे, पारपत्र या आज्ञा पत्र। समुद्र पार करने के लिए पुर्तगालियों को प्राप्त करना होता था। व्यापारिक जहाज जो होते थे वो खरीदते थे। कौन खरीदते थे? व्यापारिक जहाज इनको खरीदते थे। अब तक क्या था, समुद्र सबके लिए खुला था, कोई कहीं आ जा सकता है। लेकिन 16वीं सदी से पहले समुद्र खुला हुआ था। 16वीं सदी के बाद ऐसा सिस्टम आ गया जहां कार्टेज के माध्यम से ही समुद्र में एक परमिट हो गया, एक पास बन गया। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि किन शासकों ने कार्टेज प्राप्त किया था समुद्र देखने के लिए? तो कार्टेज सिस्टम प्राप्त करने वाले शासक, अगर इन शासकों में हम बात करें तो बहुत सारे लोग थे। जैसे कालीकट के जमोरिन थे, लिखा है आपको। कालीकट के जमोरिन, आपको याद होगा कोचीन के नायर शासक, कैन्नानूर के कोलाथिरी शासक। ठीक है, कोचीन के नायर शासक, कोचीन के नायर, कैन्नानूर के कोलाथिरी, इन सब ने क्या किया था? कार्टेज खरीदा हुआ था इनसे। ठीक है। और इसके अलावा एक थे आपके बीजापुर के आदिल शाही। ठीक है ना, बीजापुर के आदिल शाही। सुमित, अकबर तो सब जानते हैं, ये लिखो आप। इन सब ने कार्टेज प्राप्त किया था। और 5वें नंबर पर अहमदनगर के निजाम शाही। अब क्वेश्चन आ जाए कि किन किन ने कार्टेज प्राप्त किया था, तो अकबर तो सबको याद है, लेकिन प्रश्न यहां से भी बन सकता है। निजाम शाही और मुगल बादशाह अकबर। अहमदनगर के निजाम शाही, और 6वें नंबर पे अपन लिखेंगे मुगल बादशाह अकबर। इन सब ने क्या किया हुआ था? यहां से, यस, कोनानूर के ये थे कैनूर के कोलाथिरी शासक। ठीक है ना, कोलाथिरी शासक। इन सब ने इनसे कार्टेज पात्रपत्र या आग्रह पत्र प्राप्त किया था। प्राप्त करने वाले शासक बता रहा हूं मैं आपको इसको। ठीक है ना, लिखिएगा एक बार फटाफट। ठीक है, तो ये इनका एक कॉन्सेप्ट था। तो हमने दो कॉन्सेप्ट लिखे, राजनीतिक प्रभाव समझा, आर्थिक समाज। कैन्नानूर के शासक का नाम नहीं है, कोलाथिरी वंश हुआ करता था। जैसे कालीकट में जमोरिन एक तरीके का वंश था, ठीक है, उपाधि थी उसकी। कोचीन में नायर शासक थे, ऐसे ही कैनानूर में कोलाथिरी शासक थे, ऐसे ही बीजापुर में आदिल शाही वंश हुआ करता था। तो कैनानूर के शासक में मैंने लिखा है आपको कोलाथिरी, यहां लिख देता हूं इसको, अपन पहले चर्चा कर चुके हैं इस पर। कोलाथिरी शासक, कोलाथिरी
शासक हुआ करता था। ठीक है, अब इसके बाद हम सैनिक प्रभाव की बात करें तो सैनिक प्रभाव भी पड़ा हुआ था। तो नौसैनिक प्रभुत्व ज्यादा था इनका। क्या था? नौसैनिक प्रभुत्व ज्यादा था। हम लोग यहां पे बातें कर रहे थे। फर्स्ट राजनीतिक प्रभाव देखा, सेकंड नंबर पर हमने आर्थिक प्रभाव देखा, और इस आर्थिक प्रभाव के बाद अब हम थर्ड नंबर पर इनका सैनिक प्रभाव देखते हैं। सैनिक प्रभाव क्या हुआ करता था? ठीक है, तो कहानी क्या थी कि पुर्तगाली जो पावर थी, ये समुद्रीय शक्ति पर डिपेंड करती थी। ये क्या थी? समुद्री नौसेना पर। भाई देखो, नोट्स वोट्स आप आपस में शेयर कर लिया करो, एक ग्रुप बना दिया जिसमें आप आपस में बातें कर सकते हो एक दूसरे से। अकबर के अलावा क्या अन्य शासक पैसा देते थे? देखिए, एक्चुअली अच्छा प्रश्न किया है आपने। कहानी क्या थी? पुर्तगालियों से कार्टेज खरीदने के उल्लेख मिले हैं। कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि अकबर को इन्होंने जो फ्री दिया तो उसके बदले कुछ सौदे हुए थे अकबर से इनके। तो एक तरीके से हम ये नहीं मान सकते कि वो फ्री थे, तो सारे के सारे शासक इनसे खरीदते थे उनको। ठीक है ना? खरीदने का मतलब एक अग्रीमेंट होता था कि हम तुम्हें कार्टेज दे दे तो तुम हमें ये दे दो। एक तरीके से विनिमय, एक्सचेंज का माध्यम था। ठीक है ना? यस। ग्रुप एक बना हुआ है, उसका लिंक और दोबारा एप्लीकेशन पे डाल देंगे। 100-150 बच्चे तो उसमें हैं, वो आपस में बातचीत करते रहते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं बातें करते करते, जैसे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं ऐसे लगे रहते हैं वो। तो नौसैनिक प्रभुत्व पर आधारित इनकी पावर हुआ करती थी, और सामुद्रिक शक्तियों के प्रति ये लोग ईर्ष्या भाव रखते थे। भारत में जो जहाज निर्माण था उसको बुरी तरीके से इन्होंने नष्ट किया था। नौसेना पर निर्भर थी। भारतीय जहाज निर्माण नष्ट किया। अन्य नौसैनिक शक्तियों से ईर्ष्या ये लोग रखते थे। अन्य नौसैनिक शक्तियों से ईर्ष्या रखते थे। ठीक है, और गुजरात और जो कालीकट था उनको जहाजों और शस्त्र नौकाओं का निर्माण करने के लिए भी इन्होंने बाध्य किया हुआ था। इसके अलावा जैसे होर्मुज की बातें करें तो होर्मुज जो द्वीप था, ना तो वो जहाजों का निर्माण करता था और ना वहां के निवासी हथियार रखते थे। लेकिन जब बाद में इनका आधिपत्य वहां पहुंचा तो वहां पर किलेबंद फैक्ट्रियां भी स्थापित हुई थी। जैसे दक्षिण में क्विलोन वाली जगह थी, या कोचीन वाली जगह थी। उत्तर में हम जाएं तो दमन वाली जगह थी। इन सब जगहों पर क्या हुआ करता था? इनका प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्या कर रखे थे? इन्होंने एक तरीके से अपने प्रतिद्वंदियों को आतंकित कर रखा था, और अपने प्रतिद्वंदियों को अपनी नौसैनिक पावर के आधार पर प्रभावित कर रखा था। और युद्ध में तोप और बंदूक चलाने की विद्या को इन्होंने उच्च स्तर पर स्थापित किया था। युद्ध में तोप एवं बंदूक चलाने की विद्या स्थापित की, उच्च स्तर पर स्थापित की। क्या हुआ रमन, कैसे हंसी आ रही है भाई? किस बात पे हंस रहे हो ये बताओ। प्रीति, तुमने जितना कंप्लीट कर लिया एक बार मुझे भेज देना उसको, सारा कुछ, है ना? फिर मैं इन बच्चों को दे दूंगा उसको सबको। तो इसके बाद में
ये तो हमारा सैनिक प्रभाव था। चौथे पॉइंट पे अपन इसमें एक सांस्कृतिक प्रभाव और देख लेते हैं। देखो, एक कल्चर चेंज मुगल आने पर नहीं हुआ था, एक कल्चर चेंज तुर्क आने पर हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पर मैंने आपको ये बताया समझाया, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के टाइम पर मैंने आपको ये दिखाया, बताया, समझाया। प्रीति, एक काम करना तुम, थोड़ा सा मैं बता दूंगा अभी तुम्हें, फोन पे मुझे बात कर लेना फ्री होकर के। तो ये सांस्कृतिक प्रभाव हम लोग पढ़ेंगे। अब सांस्कृतिक प्रभाव देखो, जैसे मैंने अरबी आक्रमण लिखाया, पहले यूनानी ईरानी आक्रमण पे सांस्कृतिक प्रभाव लिखाए, सभी तरीके के प्रभाव लिखाए, फिर यूनानी आक्रमण के लिखाए, फिर मौर्योत्तर काल में। अरे कर दिया यार नोट्स में, मैं जो हैंड रिटन नोट्स डाल रहा हूँ उसकी पीडीएफ अब डाउनलोड नहीं हो रही क्या? कल ओपन कर दिया था उसका वो कॉन्सेप्ट, देखो उसको डाउनलोड करके, हो रही है वो पीडीएफ डाउनलोड। तो ऐसे ही हमने फिर क्या किया, अरबी आक्रमण हुआ, मौर्योत्तर काल में विदेशी प्रभाव के सांस्कृतिक कारण लिखाए थे, सारी चीजें लिखाई थी। फिर अभी आपको यहां भी मैं, आप पहली बार पुर्तगालियों के आगमन के प्रभाव पढ़ रहे हो कि क्या क्या प्रभाव पड़े। आपने क्या किया अब तक, केवल 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 प्रिंट अरे यार प्रिंट नहीं होती है, क्यों नहीं होगी प्रिंट? अब हो जाएगी, निकालो उसको फोन में, इंटरनल मेमोरी में लेके किसी को शेयर कर दो, वो प्रिंट निकाल देगा। दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? यस। तो सांस्कृतिक प्रभाव पढ़े थे हम लोग, सांस्कृतिक प्रभावों की बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट्स अपन गिनेंगे, जैसे कि जबरन धर्म परिवर्तन। पहला प्रभाव क्या दिखाई देता है? धार्मिक मामले में हमें जबरन धर्म परिवर्तन की स्थिति इनके द्वारा दिखाई देती है। इन्होंने क्या किया था कि भारत से जो मक्का जाने वाले हज यात्री थे उनसे भारी शुल्क लिया और मतलब ज्यादा पैसा लगा दिया मक्का की यात्रा पर। तो मुसलमानों से क्या कर रहे हैं, ये एक धार्मिक असहिष्णुता का उदाहरण माना जाता है, ठीक है ना? मुसलमानों से, यानी भारत से मक्का हज यात्रा पर अत्यधिक शुल्क लगाया। तो ये भी इनकी धार्मिक असहिष्णुता का उदाहरण था, ठीक है। अब एक और बात थी कि जैसे इस टाइम पर आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास पढ़ रहे हो, तो 14वीं शताब्दी से लेकर के और 17वीं 18वीं शताब्दी तक भारत में आपको यूरोप में आपको पहले पुनर्जागरण दिखाई देता है, फिर धर्म सुधार आंदोलन दिखाई देता है, फिर प्रबुद्धवादी आंदोलन दिखाई देता है। मैंने तीनों ही चीजें समझाई हैं आपको। अब उन चीजों का प्रभाव डेफिनेटली यहां पर पड़ना था, ये भी तो यूरोपीय थे। तो यूरोपीय जो पुर्तगाली थे वो यूरोपीय पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ठीक है। लेकिन उनके संपर्क से भारत को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। भाई वो पुनर्जागरण के टाइम के लोग हो गए, पुनर्जागरण रेनेसां वहां पर है, क्योंकि ये विज्ञान और तकनीकी के मामले में क्या हुआ करते थे, यूरोप के अन्य देशों से पिछड़े हुए थे। तो मैंने बताया यूरोप का जो वास्तविक कॉन्सेप्ट तो इटली में हुआ था, फ्लोरेंस शहर में पुनर्जागरण हुआ। अब ये थे तो यूरोपियन शहर, लेकिन अन्य यूरोपियन शहरों की तुलना में पुर्तगाली जो लोग थे वो पिछड़े हुए लोग थे, पिछड़ी हुई कैटेगरी के लोग हुआ करते थे। तो ये भारत इनके पुनर्जागरण से बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं उठा सका। कहानी क्या थी? सांस्कृतिक प्रभाव के तौर पर आज भी भारतीय मिश्रित संस्कृति के रूप में आप इनको गोवा वाले क्षेत्र में देख सकते हो। यानी गोवा में आज भी ऐसे धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं जो पुर्तगाली शासन की याद दिला देते हैं। ऐसे ईसाई त्योहार आज भी भारत में बनाए जाते हैं, ऐसे ईसाई त्योहार आज भी भारत में मनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, जैसे ईसाई त्योहारों में हम बात करें, हम लोग हिंदू त्योहार तो मना ही रहे हैं, होली, दिवाली, दशहरा, इनके अलावा ईसाई त्योहार भी मनाते हैं। आप मतलब जो त्योहार है, जैसे क्रिसमस डे है, तो आप मनाते हैं कि नहीं? मनाते हैं, बताओ।
क्रिसमस डे है या बहुत सारे और ईसाई त्योहार हैं, ये सब हम लोग मनाते हैं। एक इनका सांस्कृतिक प्रभाव हमारे पास में क्या पड़ा हुआ था कि 1557 में पुर्तगालियों ने भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। कहां पर? 1557 में। 1557 में भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई। पुर्तगालियों के द्वारा पहली क्या की गई थी? प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई थी। अब क्या हुआ कि भारतीय जो जड़ी बूटियां थीं या भारतीय जो औषधियां थीं, उन पर यूरोप के लेखकों के द्वारा पहली बार एक वैज्ञानिक ग्रंथ का 1563 में गोवा से पब्लिकेशन किया गया था। क्या किया गया था? गोवा से उसका प्रकाशन करवाया गया था। फोर्थ पॉइंट पे लिख देता हूं मैं इसको। 1563 में गोवा से 1563 में गोवा से प्रथम औषधीय वैज्ञानिक ग्रंथ प्रकाशित हुआ। ठीक है, और ये भारतीय जड़ी बूटियों पर आधारित था। ये किस पर आधारित था? भारतीय जड़ी बूटियों या भारतीय औषधियों या भारतीय वनस्पतियों पर आधारित हुआ करता था। तो इन सब चीजों से हमारी संस्कृति को इन्होंने क्या किया था? प्रभावित किया था। कुल मिलाकर के एक बात कही जा सकती है कि कुछ क्षेत्रों में शिक्षा के विकास में भी इनका योगदान रहा था, केवल और केवल कुछ क्षेत्रों में। कुछ क्षेत्रों में शिक्षा के विकास में भी योगदान रहा। पुर्तगाली और जमोरिन। जमोरिन क्या था? कालीकट का राजा था, आपको स्पष्ट पता है इसके बारे में। कालीकट के इस राजा जमोरिन ने 1498 में पहली बार पुर्तगालियों के आगमन पर भव्य स्वागत किया था। ठीक है, और वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अब जमोरिन के जो रक्षक थे, जो सैनिक थे, उन्होंने प्रारंभ में इन पुर्तगालियों को अरबी व्यापारियों के क्रोध से भी बचाया था। अरबी व्यापारी जब इन पर हमला कर रहे थे तो हेल्प करने कौन आया था? पुर्तगालियों की हेल्प जमोरिन की सेना नहीं की थी, और इन्होंने इनको बचाया और वास्को डी गामा को माल ले जाने दिया। ये कहानी पहली आप सब जानते हैं, हमने लिख चुके हैं इस बात को। 1502 में क्या हुआ था? 1498 में आए पहले ये, फिर 1502 मैंने बताया था यहां पर वास्को डी गामा। वास्को डी गामा को सुरक्षा, सहायता, सब कुछ मिला था। स्वागत मिला, सुरक्षा मिली, सहायता मिली और व्यापारिक माल भी मिला। ये सारी चीजें 1498 में जमोरिन के द्वारा वास्को डी गामा को दी गई थी। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे अब, लेकिन कहानी क्या थी कि 1502 की जो मैं स्थिति आपको बता रहा हूं,
1502 में वास्को डी गामा ने क्या किया था कि कालीकट का जो क्षेत्र है, अब उसने उस कालीकट के क्षेत्र से, भाई कालीकट जमोरिन के अंतर्गत था, तो इससे एकाधिकार की मांग कर डाली कि अरब व्यापारियों को तुम यहां से निर्वासित कर दो और केवल पुर्तगालियों को एकाधिकार दे दो। समझ गए? अब 1502 में क्या हुआ, वास्को डी गामा ने एकाधिकार की मांग की। ठीक है, किसने? वास्को डी गामा ने। कब? 1502 में। और क्या डिमांड की? एकाधिकार की डिमांड की। ठीक है, अब जमोरिन ने एकाधिकार, क्या एकाधिकार? व्यापार पर एकाधिकार। व्यापार पर एकाधिकार का मतलब अरबी व्यापारियों को आप यहां से भगाओ, पुर्तगालियों को एकाधिकार दे दो, सभी को भगाओ, हमें एकाधिकार दे दो। तो इस मांग को जमोरिन ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया था। अब जमोरिन ने मांग अस्वीकार कर दी, तो आपको लगता है कि पुर्तगाली और जमोरिन के रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेगी? नहीं रहेगी। आपने पिछली क्लासेस में भी मुझसे पूछा कि सर पुर्तगालियों का जमोरिन के साथ रिश्ता क्यों खराब हुआ, तो आपको यह पता चल गया कि पुर्तगालियों का जमोरिन के साथ रिश्ता क्यों खराब हुआ। इस व्यापारिक एकाधिकार की मांग से इस बात की नींव पड़ गई कि तुमने मना कैसे किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। कोई बात नहीं। अब कहानी क्या थी कि वास्को डी गामा ने अरब सागर और हिंद महासागर में चलने वाले सभी जहाजों के खिलाफ क्या कर दिया? युद्ध की घोषणा कर दी। क्या कर दिया? इस के टाइम पर जैसे ही इसने क्या किया, इसको अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही इसने इसको अस्वीकार किया, ठीक है, जैसे ही इसने इसको अस्वीकार किया, अब इसके अस्वीकार करते ही वास्को डी गामा ने क्या कर दिया? युद्ध की घोषणा कर दी थी अरब सागर और हिंद महासागर में चलने वाले सभी जहाजों के खिलाफ। वास्को डी गामा ने युद्ध की घोषणा की। जमोरिन के खिलाफ नहीं, युद्ध की घोषणा कहां की थी? अरब सागर प्लस हिंद महासागर में चलने वाले जहाजों, इन जहाजों के खिलाफ क्या करेगा? ये युद्ध की घोषणा कर देगा। ये कहानी यहां पे कनेक्ट करनी है। बात आ गई ना समझ में? तो अब कहानी क्या थी कि भैया ये आया कालीकट और जमोरिन का, पुर्तगालियों की स्टार्टिंग अब यहां से थी, बाकी मेन चीजें पढ़ चुके पर ज्यादा नहीं बचा उसमें। पुर्तगालियों का जमोरिन के साथ क्या कॉन्सेप्ट था? तो सबसे पहले ये यहाँ आया था, फिर इसने एकाधिकार की मांग की थी, वास्को डी गामा ने इस मांग को रखा, जमोरिन ने स्वीकार किया, इसने युद्ध की घोषणा कर दी कि अब मैं अरब सागर में और हिंद महासागर में नहीं छोड़ूंगा सबको। अब कहानी क्या थी कि जो कालीकट राज्य था, इसकी स्थिति अन्य जो तट थे, मालाबारी तट के जो राज्य थे, उनमें सब में क्या थी? बेहतर थी। और इनके पास वो स्थिति बेहतर क्यों थी? क्योंकि कालीकट के राजा के पास नौसेना हुआ करती थी जो कि पावरफुल थी, हल्की फुल्की नौसेना नहीं थी। और स्थिति क्या थी इस नौसेना के अलावा इनके साथ में, कि इनको जो अरबी सौदागर हुआ करते थे, उन अरबी सौदागरों यानी अरबी व्यापारियों का भी समर्थन प्राप्त था। क्योंकि भाई एक बात बताओ, वास्को डी गामा की मांग को क्यों अस्वीकार कर रहा है? वो क्यों नहीं चाह रहा कि भाई अरब के लोगों को हम लोग मतलब यहां से नहीं हटाएंगे? तो कालीकट की स्थिति क्या थी? युद्ध की घोषणा हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। कालीकट की स्थिति अन्य राज्यों में श्रेष्ठ थी और उनके पास बेहतर नेवी थी और उनको अरब व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। अरब व्यापारी इन कालीकट के लोगों को घोड़े और हथियार सप्लाई करते थे। अब कहानी आगे बढ़ी तो पुर्तगालियों ने क्या किया? इन अरब व्यापारियों को तंग करना शुरू कर दिया। अब कालीकट के इस शासक जमोरिन की अरब व्यापारियों से क्या थी? घनिष्ठता थी। ठीक है, अब इस घनिष्ठता के कारण क्या हुआ कि इस घनिष्ठता के कारण ही इनकी दोस्ती को पुर्तगाली तोड़ना चाह रहे हैं। इस वजह से ही क्या हुआ, यहां पर इनका कंसेप्ट बिगड़ा हुआ था। अब यहां पर क्या था? अरब व्यापारी प्लस
कालीकट, ये मित्र थे और मित्र में भी व्यापारिक मित्र थे। कैसे मित्र थे? व्यापारिक मित्र हुआ करते थे। ठीक है, कहानी क्या थी कि इन अरब व्यापारियों के बल पर कालीकट के शासक की आर्थिक जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो भी टिकी हुई थी। तो इन अरबी लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए पुर्तगाली सेना, क्या विश्वास दिलाने के लिए कि पुर्तगालियों को सेना के बल पर हम लोग दबाने का प्रयास करेंगे, ये कालीकट के राजा ने किया था। लेकिन वो इस प्रयास में क्या रहा था? असफल रहा था। तो फिर बाद में इन्होंने जमोरिन को भी डिफीट दे दिया था। दूसरी कहानी क्या थी इसमें कि पुर्तगालियों ने कालीकट के जो शत्रु राज्य थे, हम पढ़ चुके हैं, आपको बता चुका हूं मैं, जमोरिन की मैंने ये कंडीशंस आपको नहीं समझाई थी, लेकिन मैंने दूसरी चीज आपको बता दी थी। सुनिए, इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों ने मित्रता की, मित्रता किससे की? कालीकट के शत्रुओं से। अब कालीकट के शत्रुओं की लिस्ट बनाई जाए तो कोचीन है या नहीं है? बोलो। ठीक है, और दूसरा क्या है? कैन्नानूर। अपन पढ़ चुके हैं ना इसके बारे में। तो इनसे क्या कर ली इसने? मित्रता कर ली। ठीक है ना। मैं नहीं थका हुआ नहीं हूं, अभी आऊंगा एनर्जी में। थोड़ा सा आज क्या है कि मुझे कहीं जाना पड़ गया था मॉर्निंग में, जल्दी 7 बजे गया था मैं, उठ करके 10:30 बजे के आसपास ही आया था। आपकी क्लास में आकर के लग गया सीधा। तो मेरा नहाने का आज कॉन्सेप्ट नहीं बैठा है, अभी बस स्नान करने ही जा रहा हूँ आपकी ये क्लास लेकर के, और फिर फ्रेश होकर के दोबारा आता हूँ आपकी क्लास में। आज मॉर्निंग का मैं निकला हुआ था किसी काम से, लेट हो गया आते आते, तो ब्रेकफास्ट लेकर के सिर्फ आपकी क्लास में आ गया था। अभी अपन बिल्कुल फ्रेश होकर के आएंगे आधे घंटे में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिएगा। तो पुर्तगालियों ने क्या किया था? मित्रता की थी किससे? कालीकट के शासकों से। अब कैंडानूर और कोचीन से इन्होंने अपने संपर्क बढ़ा लिए थे। हाँ, अनफ्रेश लग रहा हूं ना, ऐसा हो सकता है। चलो कोई नहीं। अच्छा, तो बंद कर देते हैं, ठीक है? फिर 1 घंटे की क्लास हो गई, वैसे वापस दोबारा मिल लेते हैं। मैं सोच रहा हूं कि इसको पूरा कर लूं, ठीक है ना। आप सुनिएगा। तो इससे क्या हुआ था? पुर्तगाली और जमोरिन के संबंध खराब हो गए। इससे पुर्तगाली एवं जमोरिन के संबंध खराब हुए। तुम लोग पढ़ने से ज्यादा मेरी फ्रेशनेस पे ध्यान रखते हो, इसका मतलब है कि भाई मैं पार्लर वार्लर जा करके आ जाया करूंगा तैयार होकर के, मेकअप वेकअप करके क्लास में। यार बच्चे बहुत ध्यान देते हैं। आज बता रहा हूं आपको कि सुबह 7 बजे का कहीं गया हुआ था, 10 बज गए थे आते आते, और 10 बजे से आपकी क्लास का टाइम था। आते ही आपकी क्लास स्टार्ट कर दी। मुझे लग रहा था कि मैं एक मैसेज डाल सकता हूं बच्चों को कि यार क्लास 11 बजे होगी। ठीक है, मुझे लग रहा था कि एक मैसेज डाल देता हूं बच्चों को कि क्लास 11 बजे होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझसे कुछ कहने वाला नहीं था। लेकिन मुझे लगा कि यार मेरा जो काम है वो मैं आधे घंटे बाद कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम इसलिए नहीं आ रही, मैं एसी रूम में खड़ा हुआ हूँ, पढ़ा रहा हूँ आराम से, कंफर्ट है। हाँ, रूम का टेम्परेचर 20 या 18 19 के आसपास हो रखा है। ठीक है ना। हाँ वही कह रहा हूं ना। तो सुनिए सुमित जी, तो एसी में खड़े तो कोई परेशानी तो है नहीं। तो फिर मुझे लगा, अब उसमें क्या नाटक हुआ कि लाइट चली गई बीच में। अब लाइट चली गई तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि मैं वॉशरूम में जाऊंगा तुरंत 2 मिनट में लाइट आ जाए। तो 10-15 मिनट में फिर न्यूज़पेपर देखने लग गया। न्यूज़पेपर देखते देखते लाइट आ गई, फिर मैं वर्ड हिस्ट्री में लग गया, अब इसमें लग गया। अभी बस नहाने का और लंच करने का काम है, देन फिर उसके बाद में मिडिवल हिस्ट्री लेकर के आते हैं आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या हुआ? पुर्तगालियों और जमूरिनों के संबंध कटु हो गए थे। अब पुर्तगालियों ने एक बात महसूस की थी कि मालाबार
क्या हो गया यार, अब पढ़ लेते हैं थोड़ी देर, काफी टाइम हो गया, वेस्ट मत करो इसको ना। तो पुर्तगालियों ने यहाँ पर क्या महसूस किया था कि मालाबार का जो तट है, उस मालाबार के तट पर जो व्यापार है, उस व्यापार में मुख्य रुकावट क्या है, कालीकट है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, पुर्तगाली और जमूरिन के संबंध कटु हो गए। अब दूसरी चीज, इन पुर्तगालियों ने क्या महसूस किया था, इन्होंने क्या महसूस किया था कि मालाबार तट पर व्यापार में नियंत्रण और मालाबार तट पर जो हमारा व्यापार होना है, उस व्यापार के नियंत्रण में मुख्य रुकावट कालीकट है। मुख्य रुकावट क्या है, ये कालीकट है। अतः इन्होंने कालीकट के साथ में, सुन लो क्या बता चुका हूं पहले में, तो इन्होंने क्या किया कि एक मुख्य रुकावट इनके साथ में ये है, तो इन्होंने इनसे लगातार क्या किया था, टकराव जारी रखा था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, लगातार टकराव जारी रखा। और इसका अंत कैसे हुआ था, आपको याद होगा कि अल्बुकर्क ने क्या किया था, जमोरिन की हत्या जहर देकर के करवा दी थी, जो मैं आपको लिखा चुका हूं। ठीक है, और मुख्य रुकावट कालीकट है, लगातार टकराव जारी रहा। अल्बुकर्क ने जहर देकर जमोरिन की हत्या करवा दी। एक पेज रिपीट कर दिया तो क्या हो गया मोनिका, एक अलग कंसेप्ट समझाया है पुर्तगालियों का और जमोरिन के, मतलब कालीकट के लोगों का क्या हुआ था। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या था, ये सारी बातें आपके दिमाग में क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं, पुर्तगाली फैक्ट्रियां थी और पुर्तगाली फैक्ट्रियां भारत में स्थापित हुई, और उन पुर्तगाली फैक्ट्रियों का संगठन कैसे होता था। पुर्तगाली फैक्ट्री एवं उनका संगठन कैसे होता था। इन्होंने भंडार गृह स्थापित किए। क्या स्थापित किए थे इन्होंने, भंडार गृह स्थापित किए थे। किन्होंने स्थापित किए थे, सॉरी, इटालवी व्यापारियों ने। भंडारगृह स्थापित किए थे, और पुर्तगाली व्यापारियों ने क्या किया था, इनकी नकल करके भारत और मध्य एशिया में कारखानों की स्थापना की थी। ठीक है, हाँ, तो इन भंडारगृहों की नकल करके पुर्तगालियों ने भारत में एवं मध्य एशिया में भारत एवं मध्य एशिया में फैक्ट्री स्थापित की।
क्या स्थापित की? फैक्ट्री स्थापित की थी, कारखाने स्थापित किए थे। फिफ्टी परसेंट का मैसेज आया है सर, ये प्रॉब्लम 10 दिन से है मेरे साथ। किसके लिए 50% का मैसेज आ रहा है? किसके लिए मैसेज आ रहा है 50% का? क्या चाह रहे हो बताओ? किसके लिए मैसेज आ रहा है 50% का? बता तो दो भाई कोई। डाटा का स्पीड कम कर लो। स्पीड नहीं कहते उसको, क्वालिटी कहते हैं। सुनो कोई बात नहीं। तो इन्होंने क्या है, फैक्ट्री स्थापित की। अब सुनिएगा इसको धीरे धीरे से। इन्होंने क्या स्थापित किया? ये फैक्ट्री स्थापित की, फैक्ट्री स्थापित हो गई। अब सुनो, ये ध्यान रहे कि ये कारखाने यानी ये जो फैक्ट्रियां थी वो केवल भंडार गृह थी, ना कि उत्पादन केंद्र। अब ये जो फैक्ट्रियां जो स्थापित हुई, यह केवल भंडार गृह थी, ना कि मुगलों की तरह उत्पादन के केंद्र। ना कि मुगलों की तरह उत्पादन के केंद्र। हाँ, समझदार को इशारा काफी होता है। अब यार मैं क्या कर सकता हूं इसमें? मेरे हाथ में कुछ नहीं होता, डेटा सब ऑटोमेटिक अपने आप आपके नेटवर्क की स्पीड के अकॉर्डिंग ही वीडियो क्वालिटी एडजस्ट होती है, ठीक है ना? तो अब ये फैक्ट्रियां केवल क्या थी? भंडार गृह थी। और भंडार गृहों की स्थापना पहले इटालवी व्यापारियों ने की थी। इन्हीं की नकल करके पुर्तगालियों ने भारत में कारखाने बनाए। वो कारखाने उत्पादन केंद्र नहीं थे, केवल क्या थे? भंडार गृह थे। कारखाने का जो सर्वोच्च मतलब सर्वोच्च जो अधिकारी होता था उसको फैक्टर कहते थे। क्या कहते थे? ठीक है, फैक्ट्री स्थापित की। और इस फैक्ट्री का फैक्टर ये सर्वोच्च अधिकारी होता था। इस फैक्टर को कारखानादार कहते थे। क्या कहते थे? कारखानादार। फैक्टर, इसको सरकारी अधिकारी की तरह ट्रीट किया जाता था। अब ये जो फैक्टर होता था या कारखानादार होता था, ये सम्राट का प्रतिनिधि होता था। क्या होता था? सम्राट का प्रतिनिधि। यह सम्राट का प्रतिनिधि होता था। क्या होगा ये? सम्राट का प्रतिनिधि होगा। और इस व्यक्ति को क्या होता था? सभी कार्य, मतलब इस व्यक्ति के जो कार्य थे यानी आर्थिक या जो कार्य थे, जो वित्तीय या प्रशासनिक गतिविधियां होती थी, उनको यह बढ़ावा देना इसका कार्य होता था। फैक्टर की जो सहायता करने के लिए कई प्रकार के लोग होते थे, जिनकी नियुक्ति भी पुर्तगाली सैनिक सम्राट के द्वारा की जाती थी। ठीक है, इस कारखानादार की सहायता के लिए अन्य लोग नियुक्त किए जाते थे। और किसके द्वारा? सम्राट के द्वारा। किसके द्वारा नियुक्त किए जाते थे? सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, अब कहानी क्या थी कि कुछ ऐसे देश थे, जैसे मतलब क्षेत्र थे, पश्चिमी जो तटवर्ती इलाके हुआ करते थे, जिनमें कारखानों की किलेबंदी की गई थी। और पूर्वी जो क्षेत्र थे उनमें 16वीं शताब्दी में कोई भी कारखाने की किलेबंदी इनसे नहीं हुई थी। इस तरीके से आपको ये चीज देखनी है। पुर्तगाल का जो राज्य होता था यहां भारत में, इस पुर्तगाली राज्य को एस्तादो द इंडिया कहते थे। इसका प्रमुख व्यक्ति गवर्नर या वायसराय होता था। क्या होता था?
गवर्नर या वायसराय। तो पुर्तगाली राज्य, ठीक है, इसको क्या कहते थे हम लोग? एस्तादो द इंडिया। ठीक है, और इसका प्रमुख कौन होता था भारत में? वो गवर्नर या वायसराय होता था। ठीक है भाई, गवर्नर या वायसराय इसका प्रमुख माना जाता था। और इन्होंने सबसे पहले जो भारत में पुर्तगाली राज्य स्थापित हुआ था वो कोचीन में स्थापित हुआ, बाद में गोवा में, और लगभग लगभग 61 तक गोवा में ही रहा हुआ था ये। ठीक है, तो आज अपन इसको रख लेते हैं यहाँ पे। इसमें मोस्टली ज्यादातर तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन 15 से 20 मिनट का टाइम और लूंगा मैं इस पे, और फिर डायरेक्टली डचों पे आ जाऊंगा। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसमें कुछ शब्दावली मुझे लिखानी है आपको, और मतलब 2-3 चीजें और लिखानी है बस। और नहीं भी लिखा है तो वो इतना बहुत ज्यादा है नहीं, हम लोग उसको कर चुके हैं लगभग मोस्टली। तो अपन 2-3 चीजें लेंगे, 15 से 20 मिनट का इसमें टाइम लेंगे, फिर अपन डायरेक्टली डच पढ़ेंगे और ये सफरनामा हमारा आगे की ओर बढ़ेगा। कोशिश करते हैं 2 बजे वापस आने की आपके पास में। ठीक है, आपको रिफ्रेशनेस फील नहीं हो रही तो रिफ्रेश होकर के आते हैं वापस। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।